सबको सुप्रभात। तो आज का हमारा विषय है कैदी और कोकिला, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है। और माखनलाल चतुर्वेदी जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार को प्राप्त किया है। ठीक है, हमारे सामने तब है कैदी और कोकिला। मैं ये पाठ शुरू करने से पहले सबसे पहले कैदी और कोकिला पर कुछ विचार आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि आपको समझने में और आसान हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर कैदी कौन है और कोकिला कौन है। सर्वप्रथम हम यह जान लें कि यह कविता जो है यह आजादी के, जब हमें आजादी नहीं मिली थी उस दौरान, यानी जब हम परतंत्र थे उसी दौरान लिखी गई ये कविता, यानी उसी दौरान ये रचना लिखी गई थी। ठीक है ना। उसमें कई ऐसे कैदी थे जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको भी एक कैदी समझ के रखवा दिया गया था, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। न उन्होंने कोई चोरी की थी, न कोई ऐसा व्यवहार किया था, कोई ऐसा जो कि अनुचित हो, यानी समाज के लिए जो सही नहीं हो, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, बल्कि अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। परंतु फिर भी अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया था। ठीक है। तो यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी भी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए उन्होंने भी काफी प्रयास किए थे। कलम के माध्यम से उन्होंने लोगों में जागरूकता भरने का प्रयास किया था। ठीक है ना। ओके, अच्छा ये बात है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग ये शुरू कर दिए हैं तो इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ हम लोग स्वतंत्रता सेनानी जो हैं उनके बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि ये किस तरह से कैदी और कोकिला। अब यहाँ पर देखिए, कैदी से यही समझ में आता है जिसको जेल में डाल दिया गया हो, है ना। हम साफ साफ यही समझते हैं, कैदी का मतलब है जेल में डाल देना, यानी जो कैदी होते हैं, यानी जिन्हें जेल में रखा जाता है। लेकिन यहाँ कैदी कौन थे। यहाँ कैदी उन लोगों को कहा गया है जो लोग स्वतंत्रता सेनानी थे, और ऐसे व्यक्तियों को जेल में डाल दिया गया था। ठीक है ना। जो कि स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। वो क्या चाह रहे थे कि हमारा देश भी आजाद हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी भी क्या करते हैं, अपनी रचना के माध्यम से लोगों में विद्रोह चेतना भर देना चाहते हैं, ताकि ताकि हमारा देश आजाद हो सके, लोगों में वह चेतना आ सके और वो हमारे देश को आजाद करा सके। ठीक है ना। तो सर्वप्रथम यही बात थी। तो यहाँ पर कैदी जो है आप समझ गए। अब है बात कोकिला की। यहाँ अचानक से जो रचनाकार है वो कोकिला की बात क्यों करते हैं। यहाँ वास्तव में कोकिला जो है वह स्वतंत्रता का प्रतीक है। ठीक है ना। अगर आप देखें तो कोकिला जो है वो स्वतंत्रता का प्रतीक है, वो स्वतंत्र है। इस कविता में कोकिला को स्वतंत्र बताया गया है, परंतु कहीं ना कहीं इसे प्रतीक रूप में रखा गया है। यहाँ पर कोकिला को मन, यानी यहाँ कवि का मन है वो। यहाँ कोकिला जो प्रतीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक तो है, परंतु यह उनका मन भी है जो कि स्वतंत्र है। भले ही यहाँ कवि जो है उन्हें जेल में रख दिया गया हो, परंतु वह फिर भी आजाद है। किस रूप में, मन से, यानी मन को कोई बांध के नहीं रख सकता। ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। हम सबसे पहले रचनाकार के बारे में जान लेंगे और उसके बाद कविता पर, पाठ परिचय के बाद सीधे कविता पर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो ये है हमारे सामने माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है ना। तो चलिए हम इसको जान लेते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहां पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जो है वो है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है ना। इन्हें सन 1965 में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो देखिए माखनलाल चतुर्वेदी, तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। ठीक है ना। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। सोचिए 16 वर्ष की अवस्था में हम कहाँ रहते हैं, 11 या 12 में रहते हैं।
लेकिन ऐसी में भी मतलब इतने कम उम्र में भी वो शिक्षक बन गए थे। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्हें प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया उन्होंने। ये प्रभा पत्रिका क्या है, मैंने आप लोग को समझाया था कि जिस तरह से मैगजीन्स होते हैं ना, इंडिया टुडे होगा, विजडम होगा, चंपक है जो हिंदी की पत्रिका है, ठीक उसी प्रकार साहित्यिक पत्रिका जो है वो प्रभा है। तो प्रभा पत्रिका का संपादन भी शुरू किया, ठीक है ना, एडिटिंग। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। वह देशभक्त कवि भी थे और एक प्रखर पत्रकार थे, ठीक है ना, यानी बहुत ही कहे ईमानदार, ठीक है ना, और जो बातें लिखते थे डंके की चोट पर और एकदम सच लिखते थे, ठीक है ना, सच से उसका सीधा संबंध होता था। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। यानी प्रभा जैसी पत्रिका तो उन्होंने लिखी और कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं, ठीक है ना। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें देखिए आ गया ना, उनकी जो रचनाएं हैं उसमें राष्ट्रीयता दिखती है, ठीक है ना। तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं जो राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं, उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। यही नहीं, ये हमारे मतलब उस समय की बात है। तत्कालीन समय को अगर हम देखें तो, अगर तत्कालीन उस वक्त को हम समझे, उस समय हमें आजादी की सख्त जरूरत थी। हम लोगों के अंदर जिस तरह से चेतना भरने का प्रयास किया गया, वो इन लेखक ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सामने वो रखा है कि किस तरह से वो चेतना भरते थे। यही नहीं, आप अगर ध्यान दें तो उस समय बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं। आपको मालूम होगा कि देखिए, आजादी दिलाने में केवल दो चार लोगों का हाथ नहीं था, कई लोग थे जो कि हमें हमारे देश को आजाद करना चाहते थे। तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। यानी त्याग करना भी वो जानते थे और बलिदान देने के लिए भी कभी भी वो चूके नहीं, बलिदान देने में भी। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो भारत की आत्मा थे। अब ये बात कुछ अजीब सी नहीं लग रही है आपको? भारत की आत्मा, आपको मालूम है हम भारत को माता के रूप में मानते हैं, भारत माता की जय कहते हैं ना। तो यहाँ पर जो भारतीय आत्मा का मतलब, वो जो भी बातें करते थे वो भारत बनकर, यानी भारत के लिए बात करते थे, ठीक है ना। इसीलिए उन्हें भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। देखिए अभी मैंने कहा ना, ये भी जेल गए थे, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इन्होंने भी जेल में काफी समय बिताया। इस उपनाम से, हाँ, तो उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। पहले जैसे लयबद्ध, यानी छंदबद्ध का मतलब होता है नियमों का पालन करते हुए, ठीक है ना। यहाँ देखिए एक शब्द है परंपरागत, मतलब पहले से चली आ रही पुरानी तरीके, और छंदबद्धता मतलब जो कि लयात्मक होते हैं, ठीक है ना। अब आपको मैं समझाता हूं। जैसे आपने कक्षा 9 के ही आपके ये पुस्तक में है, पहली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससी रवि की किरणें कोमल की सी उजली जाली। तो इसको आप गा सकते हैं एक लय में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप चंद्र गहना से लौटती बेर कविता को देखें, जो कि केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखा गया है, तो उसमें क्या बोलते हैं वो, एक बीते का बराबर क्या हरा ठेगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली। यानी ये हम इसको लयात्मक ढंग से नहीं गा सकते, इसलिए ये छंद मुक्त हुआ। और छंदबद्ध क्या हुआ, जो लय में होता है, जो, ठीक है ना। अब ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि नियम नहीं होते, लेकिन उसमें कुछ मात्राओं और वर्णों का, ठीक है ना, जो है नियम बंधा होता है। लेकिन कहीं अब जो है कवि जो लिखने लगे हैं, या माखनलाल चतुर्वेदी जिन्होंने ये कविता की रचना की है, उसमें भी आप देखेंगे
कि परंपरागत कुछ लयबद्धता भी मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में, शिल्प मतलब उन्होंने जो कलाकारी की है उसमें जो तरह तरह के जैसे मुहावरे हुए या फिर उसमें लयात्मकता, शब्द का चुनाव, ठीक है, ये सारी चीजें शिल्प में बहुत सारी चीजें आती है, उसमें अलंकार भी आ जाता है, ठीक है ना, की तुलना में भाव को अधिक महत्व दिया है, उन्होंने भावना को अधिक महत्व दिया है, ठीक है ना। यानी कविता में जो भाव है उसको ज्यादा महत्व उन्होंने प्रदान किया है। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है और पुराने तरीके से भी कई शब्दों का प्रयोग किया। आप देखिएगा कहीं कहीं लयात्मक, हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अब आते हैं हम लोग पाठ परिचय के बारे में। पाठ परिचय जब हम लोग जान लेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्या होता है, ठीक है ना, इसमें क्या हो रहा है। तो ब्रितानी उपनिवेशवाद, ब्रितानी का मतलब होता है यहाँ पर है ब्रिटिश, ब्रितानी का तात्पर्य है यहाँ पर ब्रिटेन, ब्रिटिश। उपनिवेशवाद आपको मालूम होगा, अंग्रेजी में आप जानते हैं कॉलोनीज, उन्होंने अंग्रेजों ने कई कॉलोनीज बनाए थे, तो उपनिवेश हमें भारत को भी उपनिवेश एक बनाया था, ठीक है ना। तो ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का, शोषण का अर्थ मैंने आप लोग को बताया था, शोषण का मतलब होता है अधिकारों का हनन करना, अधिकारों को छीन लेना, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे स्वतंत्रता को छीन लिया गया था, इसलिए शोषण का नाम दिया गया है। और कई ऐसे शोषण करते थे अंग्रेज जिसको आप पढ़ेंगे। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। जैसा कि मैंने आप लोग को एक बार कहा था कि इतिहास में केवल दिनांक और नाम सही होते हैं, बाकी सब कुछ गलत। वहीं साहित्य में, साहित्य में क्या होता है उसमें, अच्छा मैंने आप लोगों को बताया था कि इतिहास में जो है केवल नाम और दिनांक, ठीक है ना, वही सही होते हैं, बाकी सारी चीजें गलत। लेकिन वहीं साहित्य में नाम भले ही गलत हो परंतु सारी घटनाएं बिल्कुल सच होती हैं। इसीलिए लोग साहित्य के करीब रहते हैं और किसी भी समाज को या किसी भी परिस्थिति को जानना हो, किसी भी समाज की परिस्थिति को, किसी देश की परिस्थिति को, तो उस समय के साहित्य को पढ़ लीजिए, आप जान जाएंगे कि क्या चल रही थी उस समय की, व्यवस्थाएं कैसी थी, क्या चल रहा था, ठीक है ना। ओके आगे। तो यहाँ दुर्व्यवहारों मतलब उनके साथ काफी दुर्व्यवहार किया गया था और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है, यहाँ जेल में उनको बंद कर दिया गया था और वो एकदम अकेले हैं और उदास बैठे हुए। उदास इसलिए नहीं है कि उन्हें जेल में डाल दिया गया, उदास इसलिए है क्योंकि उस समय भारत जो थी वो भारत माता यानी हमारा भारत देश जो था वो परतंत्र था, इसलिए उन्हें उदासी घेरे हुए थी। तो कोकिला से अपने मन का दुख, अब देखिए कोकिला से वो कह रहे हैं, यहाँ कोकिला एक प्रतीक है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। कोकिला का मतलब तो कोयल होता है, कोयल से बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह स्वतंत्रता का प्रतीक है और इनके मन का है। जिस प्रकार यहाँ पर कोयल जो स्वतंत्र दिखाया गया है, यानी वास्तव में उनका मन स्वतंत्र है, उनके मन को कोई बांध नहीं सकता, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उसकी ओर इशारा किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कोकिला किसका प्रतीक है, तो कोकिला स्वतंत्रता का प्रतीक है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कवि के मन का भी प्रतीक है क्योंकि वह भी स्वतंत्र है, ठीक। तो कवि जेल में एकाकी और उदास है, कोकिला से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश यानी गुस्सा को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है। अपने आप को वो कहते हैं, अपना मन से कहते हैं, अपने मन से ही कहते हैं, अपने ही मन को कहते हैं कि इस समय हम मधुर गीत नहीं गा सकते, इस समय मैं मधुर गीत नहीं गा सकता, मुझे क्या करना होगा, बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। यानी हम किस तरह से देश को आजादी दिलाएं, यह लोगों को बताना और लोगों में जागरूकता फैलाना है, ठीक है ना। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी, उन्हें ऐसा लगता है, देखिए कोयल तो प्रतीक है, तो वो ऐसा मान रहे हैं कि मानो कोयल जो है वो क्या कर रहे हो, कोयल जो है वो क्या कर रहे हैं, वो मान लीजिए ऐसा लग रहा हो कि जो कोयल है वह भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी। कारागार मतलब जेल, ठीक है ना, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है, ठीक है ना। अब उनका मन जो है पूरे देश को, ठीक है ना, पूरे देश को एक कारागार जेल समझ रही है, ठीक है ना, जिसमें लोगों को
कोई भी सुविधाएं नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं दिए गए हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग पाठ की ओर। सबसे पहले आप एक काम करिए, मैं सबसे पूछ लूं कि क्या सबको समझ में आया कि नहीं। चलिए अब आप लोग अनम्यूट हो सकते हैं। आप मुझे बता दीजिए यहां तक में आपको कोई परेशानी? नो नो सर। नो सर। ओके, तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। कविता की कुछ पंक्तियों को हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, ठीक है, आपके प्रश्नों को भी लूंगा मैं पढ़ाने के बाद। तो ये है हमारे सामने कैदी और कोकिला। ठीक है, देखिए देखिए ये जो शुरुआत हुई है इसको समझिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, हुआ क्या। मान लीजिए यहां पर जो कवि ने जो चित्र प्रस्तुत किया है, ठीक है ना, उसको समझिएगा। यहां अभी 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 थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा कि कोयल से बातें करते हैं। ठीक है, कोयल से क्या बातें कर रहे हैं कि मानो जो कोयल है उसको क्या मान रहे हैं। कोयल मतलब उनका मन, मैंने पहले बता दिया, इसलिए इस बात को आप बार बार दिमाग में लाइएगा। कोयल स्वतंत्रता का प्रतीक है और कहीं ना कहीं कवि का मन भी है। वो क्या चाहता है, वो यह देख रहा है, कवि का मन यह देख रहा है कि आज भी अभी भी हमारा देश एक जेल बना हुआ है, तो कैसे उसको जेल हटा दिया जाए, यानी हमारे जो कारागार है उसको मुक्त कर दिया, यानी हमारे देश को स्वतंत्र बनाया जाए। ठीक है, अचानक से रात को कोकिला आ जाती है, यानी अब वो बैठे हुए हैं, चिंता कर रहे हैं, उदास है, एकाकी हैं। ठीक है ना, और अचानक से उनके मन में प्रश्न आता है, अरे मेरे देश को ऐसा ऐसा हो रहा है, ये वो सारी चिंताएं करने लगते हैं और उनके मन में ये प्रश्न आता है, ठीक है, कि मन है, यानी उनके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन उनका मन चूंकि कोकिला है, कोकिला का प्रतीक है, तो कोकिला आकर क्या कहती है कि भाई अब जो है आपको क्या करने की जरूरत है, मधुर गीत गाने की जरूरत नहीं है। अब आपको देशभक्ति, यानी लोगों के अंदर किस तरह से चेतना भरी जाए, विद्रोह के बीज बो दिए जाए ताकि हमारा देश स्वतंत्र हो जाए। ठीक है ना, तो कोकिला तो पूरे देश को कारागार समझ रही है और वो अचानक से अर्धरात्रि को, मतलब 12 बजे रात को वो आ जाती है, यानी कहीं ना कहीं उनका मन है जो उनसे ही प्रश्न करता है। ठीक है, अर्धरात्रि को आकर कोकिला चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। ठीक है ना, तो कवि को लगता है कि कुछ शायद जरूर बात है। ठीक है ना, अब वो देखिए कोकिला से बोलते हैं, ठीक है ना, कोकिला से बोलते हैं मतलब अपने मन से ही बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। क्या गाती हो, मतलब जब उतनी रात को आ गई कोकिला, तब कवि प्रश्न करें कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती, तुम कुछ बताना चाहती हो क्या, कुछ गा रही हो और चुप क्यों हो जा रही हो बोलते बोलते। कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है। अब इतनी रात को तुम आई हो तो क्या किसी का संदेश है जो तुम लेकर आई हो मेरे लिए, और वो संदेश किसका है, वह संदेश किसका है। कोकिल बोलो तो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिम कर निराश कर चला, रात भी काली, इस समय काली मामई जगी क्यों आली। ध्यान रखिए, ये देखिए, ये आप तो समझ गए। अब जरा इसको समझते हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, वो जिस जेल में बंद है उसकी बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैं जिस जेल में बंद हूं, जिस कारागार में बंद हूं, उसकी दीवारें ऊंची है और काली है और उसके घेरे में मैं बंद हूं, और मेरे बीच में कौन कौन है, डाकू है, चोर है, बटमारे हैं, मतलब पॉकेट पॉकेट पिक पॉकेटर्स। ठीक है ना, तो डाकू चोरों और बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। आपको याद आ रहा होगा जतिन दास, अगर आपको याद होगा, ठीक है ना, तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। कितनों ने ये जतिन दास का नाम सुना है भाई, बताइए तो जरा, कितनों ने जतिन दास का नाम सुना है। किसी ने जतिन दास का नाम सुना है, आप अनम्यूट होकर बता सकते हैं, बताइए तो, किसी ने जतिन दास का नाम सुना है। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए, किसी ने सुना है।
जतिन दास जो थे वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी थी, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, कोमल कुमारी के लिए देख लेते हैं। हाँ, अनम्यूट हो जाइए कोमल। कोमल अनम्यूट योरसेल्फ, आप कर सकते हैं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है, अगर आपको प्रश्न पूछना होगा तो बताइएगा। तो चलिए अब यहां देखते हैं। तो जीने भी, तो मैं बता रहा था जतिन दास के बारे में, पता है आपको जतिन दास जो थे उन्हें भी पकड़ लिया गया था अंग्रेजों द्वारा, ठीक है। मैं आप लोगों को तो अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं। अच्छा ठीक है, रुकिए, चलिए शायद आप लोगों का कोई प्रश्न है। हाँ, अनम्यूट हो जाइए उज्जवल। उज्जवल अनम्यूट योरसेल्फ। चलिए ठीक है, मैं समझ गया। तो चलिए अब हम लोग, मैं आपको बता रहा था जतिन दास के बारे में। तो जतिन दास जो थे उन्हें क्या किया जाता था मालूम है, अंग्रेज लोग कैसे करते थे उनके साथ प्रताड़नाएं? जानबूझकर, क्योंकि उन्होंने अनशन कर दिया था, जेल में खाना अच्छा नहीं मिलता था, ठीक है ना। तो वो क्या करते थे, गले के अंदर से मुंह में पाइप डालकर थोड़ा सा दूध पिला देते थे। आपको पता है, अगर आपको जोर की भूख लगी हो और आपको थोड़ा सा खिला दिया जाए तो आपकी जो भूख की ज्वाला है, भूख की जो अग्नि है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उन लोगों को और ज्यादा भूख लगने लगती थी, लेकिन उन्हें वो खाना नहीं देते थे, यानी तड़पाते थे। अब देखिए वहीं से जोड़ दिया गया है इसे कहीं ना कहीं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, एक तो पेट भर खाना भी नहीं देते थे, अब मरने को भी देते नहीं तड़प रह जाना, मरने भी नहीं देते थे और तड़प कर रह जाते थे वो लोग। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, यानी अब अंग्रेजों का ही उस पर पहरा था। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, इसे शासन कहते हैं या फिर अंधकार का प्रभाव गहरा है। अंधकार मतलब समझते हैं, अंधकार का मतलब अज्ञानता है, अज्ञानता का प्रभाव। यहाँ अंधकार का मतलब अज्ञानता की ओर से, ठीक है ना। आप लोगों ने यह श्लोक जरूर सुना होगा, अस्तोमा सदगमया तम सोमा ज्योतिर्गमय। तो तम सोमा ज्योतिर्गमया यानी अंधकार रूपी अज्ञानता से प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर ले जाए। यहाँ इस वाक्य में यह कहा गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कहा गया है कि जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, इसे शासन कहते हैं, यानी ब्रिटिश शासन को कहा गया, या फिर तम का या अज्ञानता का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काले। हिमकर निराश कर चला मतलब, यानी हिमकर यहाँ पर किसको कहा गया है, चांद को। और उसको भी निराश कहना क्यों कहा गया है, क्योंकि वो अमावस्या की रात थी और उस समय भी चांदी रात नहीं थी, पूरा अंधकार था, इसीलिए कहा गया है वो भी निराश कर दिया है मुझे, वो भी मेरा साथ छोड़ दिया है और रात भी बिल्कुल काली है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली? आली मतलब होता है मित्र, सखी। अब कवि कह रहे हैं कि भाई इतनी रात को जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया, फिर तुम क्यों जगी हुई हो, तुम क्यों आई हो मेरे पास, ठीक है, क्यों आ गई हो अचानक से। अब देखिए उसके बाद वो कहते हैं, अब यहां देखिए, अब देखिए कहीं ना कहीं वो खुद ही प्रश्न भी कर रहे हैं, खुद ही उत्तर भी दे रहे हैं। तो यहां पर हो सकता है कवि यह सोच रहे हैं कि उन्हें कोई दर्द या दुख या कष्ट हुआ हो उस कोकिला को, इसलिए वो आई हो, ठीक है ना। तो वो पूछते हैं क्यों, हुक पड़ी यानी कष्ट हुआ है, वेदना बोझ वाली सी यानी जो ऐसा दर्द है जो तुम्हें बोझ जैसा लग रहा हो। कोकिल बोलो तो, कोकिल यानी कोयल बताओ तो, ठीक है ना। क्या लूटा, क्या तुम्हारा कोई कुछ लूट कर लेकर चला गया है? यानी हमारा देश हमेशा से वैभवशाली रहा है, ठीक है ना, संपत्ति से हमेशा, हमेशा बहुत सारी चीजें हमारे हमारे देश में, कच्चा माल और हर तरह से, आपको पता है हमारे देश को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों, क्योंकि हर तरह से हम संपन्न थे।
ठीक है ना। इसी संपन्नता को देखकर बाकी लोग हमारे यहाँ आते थे और लूट के लेके चले जाते थे, जिसमें से एक अंग्रेज भी थे। क्लियर। तो मैंने इस पृष्ठ को पढ़ा दिया है, अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को अनम्यूट का तो ऑप्शन ऑलरेडी दे चुका हूं, तो बताइए कोई कुछ पूछना चाहता है इस, बताइए कोई कुछ पूछना चाहता है। अगर आप लोग का कोई प्रश्न है तो आप लोग हाथ उठा सकते हैं। ठीक है, क्या सब लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। तो कोई प्रश्न है, आप ये समझ में आया मैं जो समझाया अभी तक? कहीं किसी को कोई परेशानी हुई? नो सर। ये अगर किसी को कोई किसी भी पंक्ति में, किसी वाक्य में, किसी शब्द में, किसी अर्थ में, किसी भाव में कहीं पे भी कोई परेशानी हो, सब लोगों का स्वागत है, आप अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर प्रश्न नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या आगे बढ़ूं? यस। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस संसार में, यानी इस संसार में हमारा देश जो था वो काफी संपन्न था हर चीजों से, हर तरह से, और इसकी संपन्नता को लूटने के लिए कई लोग आए, चाहे हुण हो या अंग्रेज हो, हुण से लेकर अंग्रेज तक सब लोग आए। तो मृदुल वैभव की रखवाली सी, क्या तुम कोई वैभव यानी संपत्ति की रखवाली कर रही थी जिसको कोई लूट कर ले गया है? कोकिल बोलो तो। यानी हमारा देश हमेशा से संपन्न था, ये उस ओर इशारा किया गया है। ठीक है ना। तो क्या वो कोई लूट के ले गया है, क्या तुम वो बताने आई हो? कोकिल बोलो तो। अब देखिए, यहां पर देखिएगा, क्या हुई बावली, तुम इतनी रात को बावली क्यों हो गई हो, दीवानी क्यों हो गई हो, पागल क्यों हो गई हो? अर्धरात्रि को चीखी, जो इतनी रात को आकर तुम चीख रही हो, चिल्ला रही हो? कोकिल बोलो तो। यानी क्या तुम पागल हो गई हो, दीवानी हो गई हो, जो इतनी कालिमा में रात को, जिस जब मेरे सब लोगों ने साथ मेरा छोड़ दिया है, उस वक्त तुम आ रही हो मुझे ये सब बताने के लिए? क्या पागल हो गई हो तुम, जो अर्धरात्रि को तुम चीख रही हो? कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? कोकिल बोलो तो। या अब वो कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात नहीं है तो क्या कहीं कोई जंगल में आग लगी है जो तुम मुझे बताने आई हो? ठीक है, क्या कोई जंगल में आग लगी है जिसके बारे में तुम मुझे बताने आई हो? कोकिल बोलो तुम। या कहीं तुम देख ली हो कि कहीं आग लगा हुआ है? ठीक है, कोकिल बताओ तो। अब देखिए, अब उसके बाद खुद ही देखिए, खुद ही उसको माने ऐसा सोच रहे हैं। हाँ, तो वो कह रही है, अब मान लीजिए कि कोकिल उन्हें स्वतंत्रता के गीत गाने के लिए, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया, वो मधुर गीत गाने के लिए नहीं कह रही है, वो कह रही है कि विद्रोह वाले गीत गाइए जिससे भारत को स्वतंत्रता दिलाया जा सके। तो कहीं ना कहीं कोकिला जो है वो उनको क्या करने आई है, उनको ये जागरूक बनाने आई है, उनको बताने आई है कि आप ऐसा काम ना करें, देश के लिए कुछ करें। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये कोकिला कहीं ना कहीं उनका अपना मन है। ठीक है, तो वो कोकिला का प्रतीक रख के वो कहते हैं, देखिए क्या, देख ना सकती जंजीरों का कहना, यानी क्या तुम मुझे कह रही हो कि मैं स्वतंत्रता के गीत गाऊं? मैं जो जंजीरों में बंधा हुआ हूं तुम्हें दिखाई नहीं देता? हथकड़ियां क्यों, ओ अच्छा तुम पूछ रहे हो ये हथकड़ी क्यों लगा हुआ है, यह ब्रिटिश राज का गहना है। ठीक है, कोल्हू का चर रखूं जीवन की तान, यानी रोज एक ही कार्य उन लोगों से करवाया जाता था, काफी मेहनत करवाई जाती थी। तो उस कोल्हू का चर रखूं का मतलब, भाव ये है, भावार्थ को समझिए। कोल्हू का चर रखूं का मतलब होता है कि मान लीजिए तेल को पेरते हैं ना, तो देखिएगा बैल को एक कंधे पर बांधकर और वो ऐसे गोल गोल घूमते थे, तो उसकी जगह इंसानों को बांध देते थे पेट पर और उसको लेके लोग घूमते थे। ठीक है, उसको चलाना पड़ता था। तो यहाँ वही कह रहा है, कोल्हू का चर रखूं जीवन की तान, हमें तो बस जो हमें अंग्रेज लोग कार्य देते हैं हम वही कार्य करते हैं, और यही हमारा जीवन हो गया है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, यानी हम लोगों से पत्थर तोड़वाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उसकी ओर इशारा कर रहा है।
ठीक है ना। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, अभी मैंने कहा ना कि बैल की जगह इंसानों को बांध दिया जाता था और कहा जाता था गोल गोल घूम। तो वही कह रहे हैं, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। ठीक है, जुआ मतलब वो डंडा, ठीक है ना, और उसको खींचते थे। खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और कवि का यह मानना था कि ब्रिटिश अधिकारी जो भी उन्हें कार्य देते थे वो उन्हें बड़े ही भली भांति अच्छे से करके कर देते थे। तो ये करके कहीं ना कहीं वो उनकी अकड़ को कम करते थे। उन्हें लगता था कि वो भारतीयों को परेशान कर रहे हैं, उन्हें उन पर अत्याचार कर रहे हैं, परंतु यह जो भारतीय थे काफी सहनशील थे, इतने अत्याचारों को सहने के बाद भी वो सारे कार्य को कर देते थे। और इस वजह से उनका अकड़ यानी अंग्रेजों की अकड़ कम हो जाती थी, यानी खाली करते थे उनका कुआं। उनका कुआं मतलब कैसा कुआं? जो घमंड का कुआं था उसमें से पानी निकालकर फेंक देना, अर्थात उनका घमंड कम करना। ठीक है ना। तो खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। यानी तुम दिन में जब मेरे साथ इतनी परेशानियां हो रही थी, मुझे ब्रिटिश शासन इस तरह से अत्याचार कर रहे थे मुझ पर, तो क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया? क्या तुम नहीं देख पा रही थी? हाँ, दिन में तुम्हें करुणा नहीं जगा, दुख नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ, कष्ट नहीं हुआ मुझे देखकर? हाँ, बताओ। इसलिए रात में गजब ढा रही आली। हे सखी, अर्थात कोयल, कहीं ना कहीं उनका अपना मन, इसलिए तुम रात को गजब ढाने आई हो। दिन में तुम्हें नहीं दिखा कि किस तरह से मुझ पर अत्याचार हो रहे थे, क्या क्या अंग्रेजों ने मेरे साथ किया कार्य, और हमें किस तरह से इसके बीच में रखा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों। अब ऐसे शांत अवस्था में अर्धरात्रि को 12 बजे, यानी जो कि अमावस्या की रात है, तुम अंधकार को बेध रही हो, यानी अंधकार को चीर कर रो रही क्यों हो? क्यों तुम रो रही हो, यानी किस बात का कष्ट है तुम्हें? कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। यानी चुपचाप तुम जो रात को आई हो और मेरे अंदर विद्रोह के बीज बो रही हो, यानी तुम यह मुझे बता रही हो कि मैं अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाऊं, उससे संबंधित कुछ रचनाएं कर डालूं, जिससे लोगों में जागरूकता फैल जाए और वो भी देश को आजाद बनाने के लिए, आजाद करने के लिए आगे बढ़े, एकजुट हो जाए। तो इस भांति तुम क्यों ऐसा कर रही हो, जबकि तुम मेरी परिस्थिति समझ रही हो, फिर भी तुम ऐसा कह रही हो? कोकिल बोलो तो। चलिए, तो अब बताइए, यहां तक में किसी को कोई परेशानी है तो आप अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। यहां तक मैं पढ़ा दिया, यानी पृष्ठ संख्या ये आपको 108। बताइए, बताइए किसी का कोई प्रश्न है? सब लोग अनम्यूट हो जाइए। क्या आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यस सर। सर पूछिए। सर मृदुल मतलब क्या होता है? मृदुल का मतलब होता है मृदुल वैभव। मृदुल का मतलब होता है मतलब मनोहर। ठीक है ना, बहुत माने हमारे यहाँ जो मन को हर लेने वाले वैभव थे, संपत्ति थी, तभी तो लोग आकर्षित होते थे ना। सही बात समझ में। और कुछ, और किसी का कोई प्रश्न है? सर धा का अर्थ? किसका अर्थ? धा का? कहाँ है धा? यस कहाँ है? सर गजब ढा रही आली। अच्छा, ढा रहे हो। गजब ढा रही क्यों, मतलब क्यों इतना मुझ पर अत्याचार कर रही हो? ढाना मतलब होता है यहाँ पर कहीं ना कहीं अर्थ जो है, भाव को समझिए। तुम इतना क्यों कष्ट मुझे ढा रही हो, मतलब मुझ पर क्यों ये बोझ डाल रही हो। ठीक है ना, उसको कहते हैं। उतनी रात को आई है और रात को आकर भी जागरूकता दिखा रही है और कह रही है कि स्वतंत्रता के गीत गाइए, परंतु उनकी क्या परिस्थिति है उन्होंने बयां कर दिया, फिर भी वो बार बार ये कह रही है। ठीक है ना, इसी बात को वो कह रहे हैं कि तुम इतनी गजब क्यों ढा रही हो मुझको, इतनी रात को क्यों आई हो, दिन में क्या तुमको जरा भी कष्ट नहीं हुआ मुझे देखकर, दुख नहीं हुआ जो इतनी रात को आ रही हो? चलिए आगे, और कुछ? सर दावानल का अर्थ क्या होता है? दावानल का मतलब होता है जंगल में लगी आग। ठीक है ना, तो यहाँ पे जंगल में लगी आग का भावार्थ यह है, क्या तुमने कहीं अंग्रेजों के खिलाफ हो रहे क्रांति को देख लिया है क्या? जो तुम मुझे बताने आई हो कि बाकी सब जगह क्रांति हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, तुम भी करो, तुम भी करो। ठीक है,
परंतु वो अपनी परिस्थिति बताते हैं कि मैं तो जेल में हूं, मैं कैसे करूं, लेकिन फिर भी ठीक है ना, वो चाहती है कि वो विद्रोह के गीत गाए, स्वतंत्रता के गीत गाए और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना एक योगदान दे। चलिए आगे, और कुछ, और कोई प्रश्न? नो सर। चलिए, आप लोग को सब समझ में आया ना अभी तक मैं जो समझाया? आप एक बार चाहें तो एक बार फिर से एक बार इसको देख लें ध्यान से, और देख के बता दें कि कहीं कोई आपको कष्ट तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, कहीं कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है? तो मैं उसको दूर कर दूंगा। और उसके बाद इस कविता को हम लोग बोलिए। मोट खींचता लगा पेट पर जुआ का क्या भाव है? इसका भाव ये है बाबू कि उनसे बहुत काम करवाए जाते थे, बहुत कार्य करवाए जाते थे, ठीक है, तरह तरह के कार्य करवाए जाते थे, बस यही, ठीक है ना, यानी कष्ट कर, बस इतना समझिए। ओके, आप बस इतना ही लिखेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। हाँ बोलिए, बोलिए, और कोई प्रश्न है? नो सर। चलिए ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे सर। ओके, ऑल ऑफ यू, गुड गुड डे डे, सर। टेक केयर योरसेल्फ।